नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। शाम के 6 बज चुके हैं और अब समय हो चुका है रणक्षेत्र का। वैसे तो आए दिन हम एक नया मुद्दा आपके समक्ष लेकर आते हैं और हर दिन एक नए मुद्दे के साथ यहां पर आपके समक्ष पेश होते हैं, लेकिन आज का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय जगत का बड़ा मुद्दा है। हम चुनावी मुद्दे रोज लेके आते हैं, मगर यह मुद्दा अहम इसलिए है क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सक्रिय जैश-अल-अदल आतंकी ग्रुप पर पहले हमला किया था। इसके बाद से ही पाकिस्तान बौखला गया था। ईरान की तरफ से हुई एयर स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान ने ईरान में स्थित बीएलए के ठिकानों पर अटैक किया। बता दें कि पाकिस्तान पर हुई ईरान की एयर स्ट्राइक को लेकर दुनिया में हलचल मची हुई थी। ईरान की इस एयर स्ट्राइक में कई आतंकी मारे जाने की बात भी सामने आई है। मजे की बात यह है कि दोनों एक दूसरे को भाईजान बोलते हैं और दोनों एक दूसरे की सीमा के अंदर घुसकर आपस में बमबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे पर बम गिरा रहे हैं। आखिर ये क्या आपस में वाकई भाईजान है या फिर एक शिया मुल्क और दूसरा एक सुन्नी मुल्क, इनके बीच आपस में कभी बनी भी नहीं थी और आगे बन भी नहीं सकती? इसके ऊपर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सक्रिय जैश-अल-अदल आतंकी ग्रुप पर हमला किया था। इसके बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ईरान की तरफ से हुई एयर स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान ने ईरान में स्थित बीएलए के ठिकानों पर अटैक किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया कि आज सुबह किए गए इस हमले में पाकिस्तानी सेना ने ईरान में शरण लेकर रह रहे पाकिस्तानी मूल के आतंकवादियों को निशाना बनाया गया। बता दें, पाकिस्तान पर हुई ईरान की एयर स्ट्राइक को लेकर दुनिया में हलचल मच गई थी। ईरान की इस एयर स्ट्राइक में कई आतंकियों के मारे जाने की भी बात सामने आई है। पाकिस्तान के घर में घुसकर मारने की यह घटना पहली बार नहीं हुई है। चरमपंथियों और आतंकी संगठनों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को अक्सर दुनिया के अलग अलग देश आईना दिखाते रहे हैं। हमले को लेकर ईरान का आरोप है कि पाकिस्तान में मौजूद जैश-अल-अदल आतंकी संगठन ने ईरान में अलग अलग जगहों पर हमला किया था और कई पुलिसकर्मियों की हत्या की थी, जिसके बाद इस आतंकी संगठन पर यह एक्शन बेहद जरूरी था। फिलहाल आतंकी ठिकानों पर हमले से पाकिस्तान तिलमिला उठा है और संप्रभुता के उल्लंघन का राग अलाप रहा है। Last night's unprovoked and blatant breach of Pakistan's sovereignty by Iran is a violation of international law and the purposes and principles of the Charter of the United Nations. बता दें कि जैश-उल-अदल एक सुन्नी आतंकवादी और बलूची अलगाववादी संगठन है। इसके बहुत सारे कैंप पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में हैं, जहां सुन्नी बलूची पर्याप्त संख्या में है। ये समूह कई बार ईरान में सैन्य कर्मियों के खिलाफ कई हमलों की जिम्मेदारी भी ले चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने कैसे देखा कि एक दूसरे को भाईजान भी कहते हैं। और जब आप याद करिए, जब ईरान ने हमला किया तो उसने ये कहा कि हमने वहां पर आतंकी मारे जो हमारे खिलाफ हमला कर रहे थे। हमारे बहुत दोस्ताना रिश्ते हैं इनसे और ये हमारा एक भाई मुल्क है, यानी कोई दुश्मन मुल्क नहीं है, भाईजान मुल्क है। उसी तरीके से पाकिस्तान ने जब दोबारा इन पर हमला किया तो इन्होंने कहा कि हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात इनके साथ हैं, ये भी हमारा भाई है, मतलब ईरान भी हमारा पाकिस्तान का भाईजान है। तो भाईजान भाईजान करते करते एक दूसरे पर इन्होंने इतने खतरनाक हथियारों से हमला कर दिया है कि अब आप कह सकते हैं कि युद्ध की स्थिति जो है वहां पर दो भाईजानों के बीच में पैदा हो चुकी है। मैं चाहूंगा तमाम हमारे गेस्ट जो हैं वो यहां पर आए, उनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएं ताकि विषय को और गहनता से समझने का प्रयास जो है हम कर पाएंगे। मैं स्वागत करता हूं, हमारे साथ स्कॉलर्स भी जुड़ चुके हैं। रमजान चौधरी जी, मुस्लिम स्कॉलर, वो हमारे साथ हैं, आपका धन्यवाद, आप यहां पर आए हैं। कमांडर चक्रपाणी जी, रक्षा विशेषज्ञ, वो हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यहां पर। लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी साहब, रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी यहां पर आए। और प्रमोद पहावा जी, विदेश मामलों के जानकार। शुरुआत करते हैं चर्चा की। और लगातार जिस तरीके से एक स्थिति पेश करने की कोशिश यहां पर की जा रही थी पाकिस्तान के द्वारा कि देखिए हम एक बहुत तगड़ी फौज हैं, हमारी जो बॉर्डर्स हैं वो सुरक्षित हैं, आए दिन कोई ना कोई वहां पर घुसता है। चक्रपाणी जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। कोई भी आता है वहां पर स्ट्राइक करके चला जाता है बड़े आराम से। कभी भारत ने स्ट्राइक करी, कभी अमेरिका ने वहां पर करी, और फिर जो उनका भाईजान था ईरान भी घुस के आया और मार के बाहर निकल गया, कुछ नहीं कर पाया। उनका एक स्ट्राइक उन्होंने दोबारा कर दी, फिर बच्चों को मार दिया। क्या कहेंगे चक्रपाणी जी? सबसे पहले नमस्कार सुदर्शन चक्रपाणी से, सुदर्शन न्यूज के सभी श्रोताओं को।
देखिए सिंपल सी चीज है, पाकिस्तान के पास तो सबसे आधुनिक हथियार हैं जो चीन ने दिए, उसके बावजूद इतने सारे स्ट्राइक्स हो जाते हैं, तो मतलब या तो हथियार खराब है या पाकिस्तानी सेना सो रही है। लेकिन उसको अभी रखते हैं साइड में। 3 अलग अलग बड़ी चीजें हो रही हैं एक साथ। सबसे पहली बात है, पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं और उसमें पाकिस्तानी सेना को ज्यादा तिलमिलाहट है, क्योंकि कौन आएगा नेक्स्ट। इमरान खान को चाहते नहीं है, तो एक और उस तरफ यूएस जो है वो लगा हुआ है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएं। एक प्रॉब्लम वहां पे है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि उसके पास पैसे नहीं है, चीन भी उसको मदद नहीं कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं से पैसे चाहिए। कौन दे रहा है? आईएमएफ। क्यों दे रहा है? क्योंकि यूएस उस आईएमएफ को परमिट कर रहा है। क्यों यूएस कर रहा है? क्योंकि यूएस का भी एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है, वो है ईरान को अनस्टेबल करना, डिस्टेबलाइज करना। क्योंकि ईरान ही है जो हिजबुल्लाह हो या हमास हो या इजराइल के खिलाफ जो भी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उनको फंड करता है। तो अगर ईरान को आप बिजी कर देंगे तो एक तरह से आपके पास प्रेशर कम हो जाएगा। तीसरी चीज जो हो रही है वो है यूएस की तरफ से किसी न किसी तरफ के तरह से इंडिया को भी जरा सा अनस्टेबल रखना है या ऑन टेंडर हुक्स रखना है। उसने कोशिश की बांग्लादेश में उंगली करने की, इलेक्शंस में सफलता नहीं मिली। विक्टोरिया न्यूलैंड से आसिफ मुनीर और नदीम अंजुम मिले, उस समय यही लग रहा था कि शायद इंडिया के खिलाफ कुछ हरकत हो रही है, लेकिन ये अब निकल रहा है कि वहां हो रही है ईरान में। अब आप टाइमिंग देखिए, सबसे पहले 14 दिसंबर को पुलिस स्टेशन में हमला होता है, 11 लोग मारे जाते हैं। 3 जनवरी को 2 बम ब्लास्ट होते हैं, करीब 95 लोग मरते हैं, कुछ लोग कहते हैं 100 से ज्यादा। करमन शहर में जहां पे सुलेमानी की मजार है, मॉस्क है, और वहां पे लोग मरते हैं। क्यों? एक और चीज आ गई बीच में कि इंडियन जहाज जो है, एक जो जहाज था क्लेम्पूटो, उसके ऊपर ड्रोन हमला हुआ। कहां से हुआ? क्योंकि इतनी दूर तो कुछ और है ही नहीं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं तो ये सारी चीजें जो हैं ये पेच एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, और ये सारी चीजें वो दिखाते हैं कि यस, एक तरीके से ये यूएस का एक हस्तक्षेप है ईरान को डिस्टेबलाइज करने का। और उसके बाद सबसे अच्छा प्यादा कौन है? क्योंकि सबसे बिकाऊ आर्मी जो है पूरे विश्व की वो है पाकिस्तानी आर्मी। वो उसको पैसे मिल जाए तो किसी को कुछ भी बेच देगी, अपनी मां तक को बेचने को तैयार हो जाती है। ये चक्रपाणी जी आपने एक मुस्कुराहट सी हमारे सबके चेहरों पर दे दी, लेकिन ये वाकई सच्चाई है। पाकिस्तान पापा पिज्जा से लेके क्या क्या वहां पर जो चीजें चल रही थी, ये सच्चाई है। किसी को भी बेच सकते हैं, ये कुछ भी बेच सकते हैं। अपना देश तो उन्होंने पूरे हद तक बातें ऐसी करते हैं, ये सब कुछ बेच डाला। इनके एयरपोर्ट्स तक गिरवी हैं, पोर्ट्स गिरवी हैं, सब कुछ इनका गिरवी है। ठीक है, आपकी और बातें लेंगे कमांडर चक्रपाणी जी, लेकिन रमजान चौधरी जी, ये जो हमला हुआ है आप ये समझिए बहुत गहनता से ईरान ने हमला किया पाकिस्तान पर। दोनों के रिश्तों में कोई ऐसी खटास नहीं चल रही थी। इजराइल पैलेस्तीन का जो युद्ध चल रहा था उसमें भी ईरान भी उभर कर सामने आ रहा था। काफी लोगों को लग रहा था, लेकिन ईरान ही एक कड़े दावेदार के रूप में यहां पर साबित हो पाता कि जिसके पास अच्छे हथियार हैं, अच्छे ड्रोन हैं, अच्छी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, हूथियों को भी समर्थन यहां पर करता है। लेकिन ये पूरा एंगल ही यहां चेंज कर दिया। वहां पर एस जयशंकर जी वहां पर गए और वहां पर उन्होंने मिसाइल दाग दी, वहां पर ड्रोन चले गए। एक शिया मुल्क ने एक सुन्नी मुल्क पर हमला कर दिया, और जो संगठन था वो भी सुन्नी था। ये तो शिया बनाम सुन्नी हो गया ना साहब। रमजान चौधरी जी। शिवम, बहुत अच्छी हमारे कमांडर चक्रपाणी जी ने जो बातें की हैं, विश्वास वाली कि पाकिस्तान पर कभी विश्वास तो किया नहीं जा सकता। लेकिन अगर जो ये हमला हुआ है आतंक के रूप में हुआ है कि आतंकवादियों को खत्म करना है, तो मैं उसका स्वागत करता हूं कि किसी भी आतंकवादी के लिए, चाहे वो सुन्नी हो, शिया हो या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, जहां पर इसकी बात आती है आतंकवादी की या आतंक फैलाने की, तो उसको तो बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर आतंकवादियों पर हमला हुआ है, उनके ठिकानों पर हमला हुआ है, उसका कहीं भी किसी के द्वारा भी स्वागत होना चाहिए।
रही बात ये कि भाईजान है या आपस में उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, देखो ताल्लुकात तो घरेलू तौर पर भी किसी के बहुत अच्छे होते हैं जब हम यहाँ पर रहते हैं, लेकिन अगर कोई वो आतंक फैलाने पर आ जाए, घर को बर्बाद करने पर आ जाए, या किसी ऐसे आदमी का साथ देने पर आ जाए जहां पर हमारे घर की बर्बादी हो, तो कार्रवाई उनके खिलाफ भी करनी पड़ती है। तो अगर आतंकवाद के खिलाफ ये हमला हुआ है तो बिल्कुल उसका स्वागत है और होना चाहिए। और भाईजान और अब्बाजान इनका कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे बड़ी बात तो इंसानियत की भी है नहीं, कि अगर इंसानियत के खिलाफ कोई चीज हो रही है, रमजान चौधरी बेगुनाह और बेजबान लोगों के साथ ज्यादती करते हैं जो आतंकवादी, उनके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा हुआ है तो उसका स्वागत होना। रमजान चौधरी जी, वो भाईजान वाली बात हम नहीं कह रहे, वो आपस में कह रहे हैं, एक दूसरे पर पहले मिसाइल मारते हैं, ड्रोन चलाते हैं, फिर कहते हैं बहुत ही हमारे ब्रदरली रिलेशन है, हमारे बहुत ही अच्छे फ्रेंडली रिलेशन है, और उसके बाद कोई समझ नहीं पाता ना कि अगर मैं कहूं कि भाई तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे किसी के घर में बम मार दूं, उसके बाद कहूं नहीं हमारे बहुत दोस्ताना रिश्ते हैं। वो पाकिस्तान उनको ये कह रहा था कि आपके पास और भी चैनल्स थे हमारे साथ बात करने के, आपने उन चैनल का इस्तेमाल नहीं किया। और पाकिस्तान में ये बात जग जाहिर है, खाली पाकिस्तान में नहीं, कई हिस्सों में शिया बनाम सुन्नी का जो लड़ाई चल रही है, उसमें पाकिस्तान में आए दिन शिया के जो वहां पे जो मस्जिदें हैं वहां पर धमाके होते हैं आए दिन। तो आप इसको इस एंगल से क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि यहां पर शिया बनाम सुन्नी ही हुआ है? ईरान ने बता दिया कि हम ज्यादा ताकतवर हैं। ये रुतबे की लड़ाई है कि नहीं रमजान जी? देखिए, ये बात बिल्कुल 100% सच है शिवम भाई की। जिस तरह से हमारे यहाँ तो वो एंगल भी नहीं होता, कोई छोटी मोटी चीजें हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान का भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान का भी कोई बड़ा एंगल नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान में शिया और सुन्नी का है। हमारे यहाँ कोई इस तरह के जैसे मंदिर मस्जिदों पर ऐसे कभी हमले नहीं होते जिनमें 100 आदमी 50 आदमी होकर तुरंत वहां पर उनकी डेथ हो जाए। ऐसा यहाँ पर कोई मिसाल नहीं दी जाती, लेकिन हमने पाकिस्तान में ऐसा देखा है और वो हर रोज देखते हैं। और मैं तो पाकिस्तान गया भी हूँ, वहां पर शिया सुन्नी के बीच में एक बहुत बड़ी मजीद जंग है और वो एक दूसरे को इतना नापसंद करते हैं कि उनको उनकी सूरत देखना पसंद तक नहीं करते। ये एक बात ऐसी है जिसको हम नजरअंदाज किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। और इसके पीछे चलते हुए बहुत सारे नरसंहार हैं जिनको कम से कम मैं जानता हूं और मैंने उनको पढ़ा भी है, देखा भी है, सुना भी है, समझा भी है। तो ये तो जग जाहिर है। लेकिन अगर इस एंगल से वहां चूंकि शिया मुल्क है ईरान और पाकिस्तान में जो है ये सुन्नी करके ये हुआ है, तो ये और भी दुखद है। ये तो फिर इससे भी ज्यादा खतरनाक है कि हम इंसानों को किसी दो वर्गों में बांटकर और इस तरह से कत्लेआम करते हैं या उनके खिलाफ ये करते हैं। ये उससे भी खतरनाक है, क्योंकि मैं किसी भी मजहब के किसी एंगल को देखकर कि वो किस वर्ग से किस तरह से है, इस तरह आतंकवादी गतिविधियां करना मैं समझता हूं कि मैं उनके फेवर में कतई नहीं। ठीक है रमजान जी, जिस तरीके से आपने समझाया वो मैं आपको इसमें एक चीज और ऐड भी कर देता हूं कि ये भी जब हम रिसर्च करते हैं तो पता लगता है कि शिया होने के चलते पाकिस्तान में घर तक मिलना उस व्यक्ति को मुश्किल हो जाता है कि अगर आप शिया मुसलमान हैं, आपको वहां घर ढूंढना है तो और परेशानियां बन जाती है। सोडी साहब, मैं आप पर आता हूं। अब ये रक्षा के हिसाब से अगर पूरी बात को समझा जाए, एकदम पड़ोस के देश हैं, काफी लंबा और दोनों के बीच में बॉर्डर वो एक दूसरे का शेयर करते हैं, और ईरान कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसको आप हल्के में ले सकते हैं। पाकिस्तान अभी इतना स्टेबलाइज नहीं भी हो सकता है। ईरान की अगर आर्मी कहें कंपैरेटिवली शायद छोटी कम ज्यादा, वो आप ज्यादा बेहतर समझेंगे, लेकिन ज्यादा स्ट्रांग ईरान को मैं समझता हूं यहां पर कि कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसका रुतबा बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान हर जगह से गाली भी खाता रहता है, लेकिन ईरान के साथ वो सिचुएशन नहीं है, वो सबसे लड़ाई लड़ने को तैयार बैठा रहता है। सोडी साहब, आपका क्या रिएक्शन रहेगा इन दोनों के बीच जो एयर स्ट्राइक्स हुई थी और ये आगे कितना एस्केलेट हो सकता है? जय हिंद शिवम जी। जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान नया राष्ट्र बना तो ईरान दुनिया का पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को मान्यता दी, और 1947 से लेके 1992 तक पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते बहुत अच्छे रहे। लेकिन 1992 में पाकिस्तान और ईरान के रिश्तों में खटास आने लग गई, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान को समर्थन करने लगे अफगानिस्तान में, और ईरान तालिबान के खिलाफ था, क्योंकि दो कट्टरवादी संगठन कभी एक दूसरे को साथ नहीं दे सकते हैं। और ईरान को डर था कि अगर तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता हासिल की तो वो ईरान में भी एक दिन अपने सत्ता का दावा देगा।
तो ये जो 1992 में खटास शुरू हुई, ये असल में एक दूसरे मोड़ पे आ गई 2012 में, जब जैश-ए-अदल नाम का एक आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में बना और जैश-ए-अदल ने बयान दिया कि वो चाहता है कि ईरान के सिस्तान प्रोविंस में और पाकिस्तान के बलूचिस्तान दोनों इलाकों को आजाद करके एक नया मुल्क बनाना चाहता है जिसका नाम होगा सिस्तान बलूचिस्तान। अब इसकी वजह से पाकिस्तान और ईरान के बीच में बहुत खटास आ गई और जैश-ए-अदल ने कई हमले करने शुरू किए ईरान के अंदर। 2019 में जैश-ए-अदल ने 27 IRGC के सैनिकों को मारा और उसके कुछ दिन बाद ईरान के एक मेजर जनरल मोहम्मद अली जफर ने बयान दिया कि अगर पाकिस्तान ने जैश-ए-अदल पे रोक नहीं लगाई तो ईरान कड़े कदम उठाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने ईरान की एक ना सुनी और पिछले साल दिसंबर 2023 को ईरान ने जैश-ए-अदल को बैन कर दिया। उसके बाद भी हमले चलते रहे और उसका नतीजा ये हुआ कि 2 दिन पहले ईरान ने अटैक किया पाकिस्तान के अंदर और कल रात को पाकिस्तान ने ईरान को अटैक किया। लेकिन शिवम जी, मेरी राय में ये जो अटैक काउंटर अटैक हुआ है ये ज्यादा बढ़ेगा नहीं, ये एक लोकल लेवल पे रहेगा, ये ना एक रीजनल वॉर होगी ना ही ईरान और पाकिस्तान के बीच में ये इसका एस्केलेशन होगा, क्योंकि इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण ये है कि ईरान का कट्टर दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, ईरान का कट्टर दुश्मन है इजराइल और अमेरिका। पाकिस्तान के 130 किलोमीटर के अंदर वार करके ईरान ने पाकिस्तान को ही नहीं पूरी दुनिया को, खास करके इजराइल और अमेरिका को संदेश दिया है कि वक्त आने पे वो पीछे नहीं हटेगा वार करने से। और दूसरी चीज, क्यों ये जो एस्केलेशन नहीं होगा दोनों मुल्कों के बीच, इसका कारण है चीन। चीन के रिश्ते पाकिस्तान और ईरान दोनों के साथ अच्छे हैं और जैसे ये ईरान ने अटैक किया, चीन ने बयान दिया कि दोनों देशों को धैर्य बरतना चाहिए, क्योंकि चीन के भी जो मंसूबे हैं वो बहुत बड़े हैं। और एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा, कल ही यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस सेक्रेटरी ग्रांट शैप्स ने एक बयान दिया कि अगले 5 साल में दुनिया में कई जंगें शुरू होगी जिसके पीछे मुख्य तौर से 4 देश होंगे, रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया। तो ये जो सारी ये चीज हो रही है ईरान और पाकिस्तान के बीच में, ये लोकल लेवल तक ही समेट के रह जाएगी, ये एस्केलेट नहीं होगी, क्योंकि रूस और चीन और ईरान का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बहुत बड़ा है और ये छोटी झड़पों के साथ वो उस ऑब्जेक्टिव से दूर नहीं होना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक बात कही यहां पर कि एस्केलेट नहीं होगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा शक होता है, लेकिन आपकी काबिलियत बिल्कुल सही है सोडी साहब, ये जरूर है कि ये एस्केलेट हो ना हो, लेकिन आपने जो ये पॉइंट यहां पर रखा, जो तैयारी चल रही थी इजराइल पर हमले की, जो तैयारी चल रही थी यूएसए पर हमले की, उनको अपने हथियार टेस्ट करने थे तो उन्होंने पाकिस्तान का चुनाव किया और पाकिस्तान पे दे मिसाइल वहां पर मार के दिखा दिया। मैसेजिंग के लिए पाकिस्तान को पीटने की ये जो प्रक्रिया जो थी वो चल रही थी। अब हम यहां पर प्रमोद पावा जी आपसे ये राय ले लेते हैं, ये वो वक्त है जब एस जयशंकर अगर विदेश दौरे पर रहते हैं, ईरान जाते हैं, उस दौरान अगर इस हमले का हो जाना, तो क्या ये एक बात, एक मैसेजिंग के तौर पर इसको भी देखा जाना चाहिए? क्योंकि कूटनीति की बात करें, डिप्लोमेसी की बात करें, तो हर एक्शन किसी रिएक्शन के चलते होता है, सब कुछ, हर बात का, हर एक्शन का कोई मतलब होता है, तो इसको भी क्या आप उसी दृष्टिकोण से समझ पा रहे हैं? प्रमोद पावा जी। देखिए, ऐसा है सर, विदेश नीति में कोई भी चीज रातों रात नहीं होती और इमीडिएट नहीं होती। जहां तक हम शिया सुन्नी की बात करते हैं, तो शिया सुन्नी का नाम लेके तो एक तरीके से हम इस्लाम की बेहुरमती कर रहे हैं और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुखालिफ जा रहे हैं। इस्लाम इस्लाम है, मुसलमान मुसलमान है, वो शिया भी नहीं है, वो 72 फिरकों में भी नहीं है, और जो उनको मानता है वो फिर वो मोहम्मदी नहीं है। अब हम बात करते हैं जो आपने बताया कि जयशंकर साहब गए और उसके बाद हुआ, लेकिन उससे पहले याद करें कि पाकिस्तान के जो आजकल प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर काकर, वो विदेश मंत्री से मिले थे और उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद में वहां पर नेवल की एक्सरसाइजेज हो रही थी, किसी को भी नहीं मालूम था। इस सारे इंसिडेंट के पीछे 2 एस्पेक्ट्स ऐसे भी हैं जो पर्दे के पीछे हैं, जिसके बारे में भी सोच लेना चाहिए। एक तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ईरान और पाकिस्तान में ने आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ऐसा कोई ड्रामा किया हो जिससे वो एक दूसरे को दिखाना चाहते हो, क्योंकि पाकिस्तान में जैसा कि इन्होंने बताया
रमजान साहब ने, वहां की हालत बहुत खराब है, वहां की सेना की, नो डाउट। जब भी तानाशाह की गद्दी हिलने लगती है तो वो राष्ट्रवाद के नाम पर अपनी जनता को बरगलाना शुरू कर देता है। जो पाकिस्तान की 80% पॉपुलेशन आज वहां की आर्मी के खिलाफ थी और नवाज शरीफ के या उनके द्वारा प्लांटेड प्राइम मिनिस्टर, वुड बी प्राइम मिनिस्टर्स के खिलाफ थी, उसको एकदम राष्ट्रवाद की तरफ ले जाकर उन्होंने हमला करा दिया और वापसी में उन्होंने हमला कर दिया। अगर हम ईरान की तारीफ इसलिए करते हैं कि उसने पाकिस्तान के अंदर के आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, तो सेम वही लॉजिक आज पाकिस्तान भी दे रहा है कि उसने बीएलए और बीएलएफ के ठिकानों पर हमला किया है। और अगर वो बीएलए के नाम लेके इस तरीके का हमला बता रहा है तो वो कहीं ना कहीं संकेत हमें भी दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से आरोप लगाता रहा है कि भारत बीएलए को सपोर्ट करता है। तो इसको आप दोनों एस्पेक्ट से देख सकते हैं। तीसरा एस्पेक्ट ये भी देख सकते हैं कि ईरान के अंदर ही कोई अमेरिका के स्लीपर सेल हो, जैसा कि तुर्की के अंदर एक स्लीपर सेल था जिसने रूस के जहाज को गिरा दिया था और एक बहुत बड़ा वार होते होते बच गया था बिटवीन नाटो एंड रशिया 2015 में, जबकि 2016 में उसी रूस ने तैयब उर्दगान को ये सारी इंटेलिजेंस दी थी कि तेरे खिलाफ बगावत होने वाली है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ईरान के अंदर का कोई स्लीपर सेल ऐसा रहा हो जिसने इस तरीके का कोई इंसिडेंट किया उनकी फोर्सेस के अंदर, जिससे जो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यमन के साथ या हुतीज के साथ, वो कॉन्फ्लिक्ट घूम फिर कर साउथ एशिया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपने जो बातें कही यहाँ पर, आपने कहा ना इसको शिया देखिए ना सुन्नी देखिए, लेकिन पाकिस्तान में आए दिन जिस तरीके से बम धमाके होते हैं, जरा उसके आंकड़े भी समझिए, कभी 56 मरते हैं, कभी वहां पर 59 मरते हैं, कभी 22 मरते हैं, और साफ तौर पर वहां पे ये शिया बनाम सुन्नी बहुत ओपन है। रमजान चौधरी एक मुस्लिम स्कॉलर, वो आपको ये बात बता रहे हैं। भारत को मैसेजिंग देने की कोशिश उन्होंने जिस तरीके से पिछली बार जब करी थी, उसके बाद जिस तरीके से वहां पर हमारा जो पायलट वापस आया था, वो मैसेजिंग उस तब वहीं पर क्लियर हो चुकी है कि भारत से उनको डर अब इतना है कि रिएक्शन बहुत जल्दी आएगा। भारत को ईरान तो नहीं है प्रमोद पावा जी, अगर आप उस तरीके से कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें क्या वो हमें मैसेजिंग कैसे दे देंगे? वो अपने भाईजान को मार रहे हैं, उनकी अपनी में फजीयत हो गई है। तमाम इस्लामिक मुल्कों के अंदर पाकिस्तान एक बहुत अच्छी पोजीशन होल्ड करता था, वो कहता था हमारी आर्मी बहुत पावरफुल है, अब वो अपने को ही मार रहा है। अगर आप कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, शिया सुन्नी का मामला नहीं है, तो अपनों को तो मार रहा है, किसको मैसेजिंग दे रहा है? अपना कुछ नहीं होता सर, इंसान की फितरत ही लड़ने की होती है। अगर शिया सुन्नी नहीं होता तो वहां पे दलित और उच्च वर्ग होता, राजपूत होते, ब्राह्मण होते, दलित होते। दलित नहीं आपने होते तो ये आप दलित वाला जो एंगल ला रहे हैं, ब्राह्मण वाला एंगल ला रहे हैं, कभी आपने कभी देखा है ऐसे? कभी मिसाइलें चल रही हैं वहां पर, बम चल रहे हैं, ये जो आप एंगल वहां पर दे रहे हैं प्रमोद पावा जी, ये उनके बीच में वो दोनों ही तो मुसलमान हैं। हम कौन सा कह रहे हैं मुसलमान नहीं है, हम फर्क भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जग जाहिर है वहां पर हो रहा है। रमजान जी भी बताएंगे आपको। प्रमोद पावा जी, आपका इस पे क्लैरिटी ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी जी, तो इस कंसर्न को सोच के, और ये कोई कंसर्न नहीं हो सकता कि सुन्नी और शिया की वजह से हो, उसके पीछे और बहुत से कारण हो सकते हैं, और जो मैंने आपको पहले क्लियर किया है। ठीक, और मेरा यही मानना है कि कोई ना कोई पर्दे के पीछे ऐसी डील हो सकती है, पॉसिबिलिटीज है ऐसा हुआ हो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अच्छा है। अल्टीमेटली ये यहीं रुक जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कमांडर चक्रपाणी जी, आप क्या इनकी बातों से, सभी की बातों से मैं पूछना आपसे भी चाहूंगा, क्या सहमत हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये एस्केलेट हुआ है, कमांडर चक्रपाणी मैं चाहूंगा वो भी आए हमारे टीवी स्क्रीन पर, मैं चाहता हूं उनसे पूछना कि क्या आपको लगता है ये जिस तरीके से यहां पर खत्म होने की बात कही जा रही है, लेकिन कई मीडिया आउटलेट्स ने एक पेज बनाना चालू कर दिया, उसमें तमाम अपडेट्स डालना चालू कर दिए, ये बिल्कुल मुझे तो उसी तर्ज पर जाता हुआ नजर आ रहा है जिस तरीके से इजराइल फिलिस्तीन की अगर मैं बात करूं, रूस यूक्रेन की बात करूं, और लोग दुनिया कहती है कि वर्ल्ड वॉर 3 कब होगा। मुझे तो लगता है कि एक तरीके से साइलेंटली वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो चल ही रहा है। कमांडर चक्रपाणी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सारा का सारा जो है ये शुरुआती मूवमेंट्स है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो हमास इजराइल हो, चाहे वो रेड सी में हुती हो, और अब ये पाकिस्तान और ईरान, ये जो टिट फॉर टैट मिसाइल स्ट्राइक है, ये डेफिनेटली एक एस्केलेशन है और डेंजरस एस्केलेशन है। ये तो संभव ही नहीं कि आपने एक दूसरे को मारने के लिए चलो आप एक रॉकेट फेंक दो, हम ये दिवाली रॉकेट थोड़ी खेला जा रहा है हमने कि दिवाली रॉकेट मार रहे हैं। ये अनडाउटेबली डील है,
डील यही है कि भाई पाकिस्तान के पास क्या है बेचने के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या है जरूरी खरीदने के लिए। पाकिस्तान को चाहिए पैसे, कहां से आएंगे? चीन अब पैसे नहीं दे रहा है, तो आएंगे अमेरिका से, विच मीन्स आईएमएफ के दौरान, आईएमएफ के थ्रू। तो पाकिस्तान के पास क्या है बेचने के लिए? एक तो है बूट्स ऑन ग्राउंड, कि वो हूती के खिलाफ अगर कोई अभियान चलेगा, बूट्स ऑन ग्राउंड पाकिस्तानी होंगे। एक है ईरान को डिस्टेबलाइज करके रखिए, इन रिटर्न पाकिस्तान को यूएस ने कह दिया होगा कि ठीक है बेटा, आपने जो करना है आप कर लीजिए, आप बलूचिस्तान में जो करना है वो करिए, आप भले ही वहां पे फाटा में जो करना है वो करिए, और इलेक्शन चाहे तो आप डिले कर लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि इलेक्शन डिले हो। वो अब तैयार ही नहीं है फरवरी में इलेक्शन के। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान को और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। पाकिस्तान के पास अब तो जहां तक मुझे खबर है, पाकिस्तान के पास तो उसके न्यूक्लियर बम भी गायब हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, कुछ दिन पहले मैंने ही आपके चैनल में बताया था कि ये चीजें गायब हो रही हैं। नहीं, वो कुछ भी बेच सकते हैं चक्रपाणी जी। आपने जिस तरीके से बताया था वो बात बिल्कुल सच है, उस पर भी कोई ना कोई इकोनॉमिक एंगल यहां पर जरूर होगा, वो कुछ भी बेच सकते हैं। पर मैं आपसे एक ये मशवरा लेना चाहूंगा, ये जानना जरूर चाहूंगा कि पाकिस्तान पर ईरान ने हमला किया, अब पाकिस्तान ने फिर ईरान पर हमला किया, अब क्या ईरान क्या चुपचाप बैठा रहेगा? क्या वो एक रिटेलिएटरी, एक दोबारा एक स्ट्राइक नहीं करी जाएगी? वो तो बिल्कुल होगी, बस इतना ही होगा कि इनिशियली जो कहा, जो सोडी साहब ने कहा कल, सोडी ने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान और ईरान जो हैं ये दोनों के दोनों चीन के एक्सिस ऑफ इविल के हिस्सा है। ईरान ज्यादा अहमियत रखता है, तो चीन जरूर चाहेगा कि जरा सा अंकुश लाए और रिटेलिएटरी स्ट्राइक चाहे भले ही इमीडिएटली ना हो, लेकिन होगी जरूर। बिल्कुल ठीक है। बिहाइंड द सीन्स और भी ज्यादा चीजें होंगी, ये मत भूलिए। ये जो अल अदल है, यही वो लोग हैं जिन्होंने हमारे कुलभूषण साहब को कैप्चर करके पाकिस्तानी आईएसआई को हैंडओवर किया था। ठीक है। और इनको कैप्चर किया गया था ईरान के अंदर, कमांडर कुलभूषण को। ओके ठीक है। सोडी साहब मैं आप पर आना चाहता हूं। इस पूरे मामले में जिस तरीके से हमने बात को, चर्चा को आगे बढ़ाया, एक और एंगल यहां पर समझ में आ रहा है। रूस की तरफ से भी बयान आता है कि आप रिस्ट्रेन यहां पर करिए, चीन की तरफ से भी सिमिलर एंगल पर वहां पर आता है। चीन के ज्यादा इंटरेस्ट है कि नहीं वहां पर? अगर आप उस एरिया को ज्यादा बेहतर समझा पाए हमारे दर्शकों को, चीन के ऊपर एक तरीके से वहां पर परेशानी का सबब बने रहते हैं जितने भी यहाँ रेवोल्यूशनरी बोलो, आतंकवादी बोलो, जिसका भी जो भी उनको नाम दो, जो पाकिस्तान का भी सरदर्द बन के बैठे हैं, चीन के लिए भी उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी सरदर्द बन के बैठे हैं। सोडी साहब, चीन को इस पूरे रिएक्शन से कितनी परेशानी हो रही होगी? शिवम जी, चीन का जो इंटरेस्ट है बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो सीपेक कॉरिडोर है वो बलूचिस्तान से पास होते ग्वादर पोर्ट में खत्म होता है। और जो चीन का ये जो पूरा सीपेक प्रोजेक्ट है, जो उनके बीआरआई का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, वो अगर बलूचिस्तान में पूरा नहीं होगा तो सीपेक बिल्कुल असफल रहेगा, और चीन के जो लॉन्ग टर्म विजन है उसमें बहुत बड़ी ठेस पहुंचेगी। इसीलिए चीन के लिए ये इलाका बहुत अहम है। जहां तक ईरान की बात है, ईरान और चीन के रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत हो रखे हैं, और इसका हमने एक झलक पिछले साल देखी जब चीन ने ईरान और सऊदी अरेबिया की 6 साल की दुश्मनी को खत्म करा दिया। तो चीन तो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि इस इलाके में एस्केलेशन ना हो, और एस्केलेशन नहीं भी होगा। एक और मैं टिप्पणी करना चाहूंगा जो कि अभी बातचीत हुई थी, जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान ने ईरान के अंदर पहली बार एयर स्ट्राइक किया, और ईरान ने भी पहली बार पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक किया। लेकिन इसमें अहम चीज आती कि पाकिस्तान ने पहली बार एयर स्ट्राइक किया क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही अंदरूनी प्रेशर में था, क्योंकि अमेरिका भी वहां पे वार कर चुका था जब ओसामा बिन लादेन को मारा था, हमने बालाकोट किया था। तो इस बार पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को दिखाना था कि हमने कुछ बहुत बड़ा किया है। लेकिन इसमें एक जो बात हमारे इंडियन मीडिया में बहुत ज्यादा नहीं आई, जिसका जिक्र एक किताब में बहुत अच्छा दिया हुआ है, द लास्ट वॉर, जो प्रवीण सानी ने लिखी है। उसमें यह है कि जब हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया 26 फरवरी को, और अगले ही दिन पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया, जिसमें हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने फ्लाई किया, और वो कैप्चर हो गए, बाद में आजाद हो गए। जब हमारा ये एक्शन चल रहा था पाकिस्तान के स्विफ्ट रिटॉर्ट के खिलाफ, तब पाकिस्तान ने हमारी एयरफोर्स की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था, जो कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम था, उसको पूरी तरह से जैम कर दिया था। और इसीलिए विंग कमांडर अभिनंदन को कोई
ऑर्डर्स ट्रांसमिट नहीं हो रहे थे। मेरे ये बात बताने का मकसद ये है कि हमें पाकिस्तान की एयरफोर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को चीन का पूरा समर्थन है। पिछले साल 9 अगस्त को हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरावने ने द प्रिंट में एक लेख लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान और चीन आपस में बहुत मजबूत हो रहा है और ये भारत के लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। तो जहां तक पाकिस्तानी सेना है, पाकिस्तानी एयरफोर्स है, हमें उसे हल्का नहीं लेना चाहिए। वो एक व्यवसायिक एयरफोर्स है। पर सोडी साहब ये इस विषय के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात आपसे करूं, आप बात कर रहे हैं ईरान की, आप चीन की बात भी यहां पर कर रहे हैं, पाकिस्तान की। अगर पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पर एंगेज रहेगा, वहां की फौज, वहां की एयरफोर्स वहां पर एंगेज रहेगी, ये तो भारत के हित में ही जाता है ना। शिवम जी, पाकिस्तान की एयरफोर्स ईरान में एंगेज नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन नहीं हैं। ये तो क्योंकि ये जैसे अदल जो 2012 में पाकिस्तान में बना, उसका जो मकसद है वो ईरान के सिस्तान इलाके को और पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके दोनों को आजाद करना है। तो जैसे अदल पाकिस्तान का भी दुश्मन है, ईरान का भी दुश्मन है। ये जो एयर स्ट्राइक हुई, ये एस्केलेट नहीं होगी, क्योंकि जैसे अदल दोनों का दुश्मन है, पाकिस्तान का भी और ईरान का भी। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ईरान पे कंसंट्रेट नहीं होगी। उसका जो मेन मकसद है वो है भारत। और एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा, इसका मेन मकसद है भारत। और 8 जुलाई 2013 को विन वीपू, जो कि चीनी सरकार का अखबार है और हांगकांग से प्रकाशित होता है, उसमें एक लेख छपा था जिसका शीर्षक है 6 जंग जो चीन लड़ेगा अगले 50 साल में। उसमें जंग नंबर 3 का जिक्र है कि 2035 में पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा जम्मू कश्मीर के लिए, उसी वक्त चीन हमला करेगा भारत में अरुणाचल प्रदेश के लिए। अगर हम सारी टाइमलाइंस देखें तो सारी टाइमलाइन 2035 के दावे को बहुत गहरा करती हैं। बिल्कुल ठीक है, तमाम उनकी जो इच्छाएं हैं, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज जो है। एंड में कुछ एक शॉर्ट कमेंट आपका चक्रपाणी जी, क्लोज करेंगे फिर इसको। बिल्कुल क्विक कमेंट ये है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत रखता है। बलूचिस्तान बहुत बड़ा एरिया है, बहुत छोटी पॉपुलेशन है, और जैसा कर्नल सोडी ने कहा, बलूचिस्तान से ही सीपेक जाता है, और सीपेक ही एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पाकिस्तान के पास आज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए बलूचिस्तान के ऊपर वो कोई भी दखल किसी से भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ऑन द अदर साइड, अगर बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट होना है तो वो सिर्फ ईरान के साथ के हेल्प के साथ हो सकता है, क्योंकि कॉमन बॉर्डर ईरान के साथ है। बिल्कुल। और यही ईरान चाहता है और ईरान सपोर्ट करता है बलूच इंडिपेंडेंस को। वही तो इतनी सारी जो जंगें चल रही हैं, इतना कुछ हो रहा है, दुनिया में घट रहा है, उसके बीच में एक और फ्रंट अगर यहां पर खुल जाए तो इससे भारत को तो मैं समझता हूं कोई नुकसान नहीं, और बलूचिस्तान के वासियों को, वहां के लोगों को मैं तो चाहूंगा कि आजादी मिल जाए पाकिस्तान से, क्योंकि उनसे ना तो पाकिस्तान संभल रहा है, ना कि उनकी फौज संभल पा रही है। और मैं बार बार ये कहता हूं कि जब फौज है, चाहे भारतीय फौज की बात करी जाए, तो उसमें धर्म की कोई अहमियत इस तरीके से नहीं रखी जाती थी। लेकिन जब पाकिस्तान जो बंटवारा हमारा हुआ, तो उन्होंने मजहब के आधार पर जो बंटवारा किया था, तो उनकी फौज ने मजहब को चुना था। हमारी फौज में कभी मजहब को नहीं देखा जाता, धर्म को नहीं देखा जाता, लेकिन उन्होंने चुना, तो उनकी पूरी आर्मी को मैं कहूंगा वो हैं आतंकवादी, इसलिए उनको सीरियसली हम लेने की कोशिश नहीं करते, कोशिश करेंगे। मैं आशा करता हूं ये मामला और बढ़े, हम फिर चर्चा करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रमजान चौधरी आपका धन्यवाद, और चक्रपाणी जी आपका धन्यवाद, साथ ही साथ सोडी साहब आपका धन्यवाद, प्रमोद पावा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो विषय था, ईरान जानलेवा भाईजान पाकिस्तान के लिए, किस तरीके से एक दूसरे को भाईजान बोलते हैं, उसके बाद एयर स्ट्राइक करते हैं, मिसाइल मारते हैं और कहते हैं देखिए हमारी फौज बेहतर है, हमें कम मत आको। वो कहता है अभी हम तुम्हें दोबारा जवाब देते हैं। अब ईरान आगे क्या करेगा, ये देखने वाली बात होगी। मुझे यानी शिवमदत्त मेहता को आज्ञा दीजिए, कल फिर एक नए बड़े मुद्दे के साथ, हो सकता है ईरान के मुद्दे के साथ, फिर आपके समक्ष पेश हो जाऊं। हमारी तरफ से सुदर्शन न्यूज की टीम की तरफ से आप ही को जय हिंद।